गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीरज सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम बात करेंगे समाज के बारे में। हमारा पेपर चल रहा है फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत, जिसमें इससे पहले आपको समाजशास्त्र के अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र के बारे में हमने बात की थी। उसी में आज बात करते हैं समाज की अवधारणा। सबसे पहले बात करेंगे अवधारणा क्या होती है। अवधारणा प्रत्येक जो विज्ञान है उसकी अपनी एक शब्दावली होती है, जिनका प्रयोग उस विषय के विवेचन के लिए किया जाता है, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञानों में जैसे रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, जीव शास्त्र है, इन सब के एक विशिष्ट शब्द है, उनके सूत्र हैं और उनका प्रयोग सभी विद्वान विशेष अर्थों में करते हैं। उसी तरह से सामाजिक विज्ञानों की भी अपनी एक शब्दावली या अवधारणाएं या सूत्र होते हैं। जैसे राजनीति शास्त्र के विद्वान राज्य, सरकार, प्रजातंत्र, समाजवाद, शक्ति, कानून आदि का अर्थशास्त्री जो है उपयोगिता, मुद्रा, बैंक, उपभोग, विनिमय, वितरण आदि शब्दों का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से समाजशास्त्र की भी अपनी एक शब्दावली है या उसकी अपनी कुछ अवधारणाएं हैं, जिनका प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। जैसे समाज, संस्था, समुदाय, समिति, संरचना, संगठन, परिस्थिति, भूमिका, जनरीति, प्रथा, रूढ़ि आदि शब्दों का प्रयोग सामान्य बोलचाल की भाषा में किया जाता है। और समाजशास्त्र का निश्चित ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है समाजशास्त्र में इसमें सामान्य अर्थ से इनका प्रयोग भिन्न अर्थों में किया जाता है। और ये आवश्यक होता है जब हम किसी विषय के बारे में एक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसमें प्रयोग होने वाली जो शब्दावली है या अवधारणाएं हैं, उनसे हमें भली भांति परिचित होना चाहिए। यानी कि वहाँ पर हम उस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। आप लोग सामान्य रूप से समाज शब्द का प्रयोग करते हैं, और समाज जो है वो समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण और बेसिक अवधारणा है, जिसको समझ करके ही हम समाजशास्त्र को ठीक से समझ सकते हैं। समाज को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसी दिशा में इस विज्ञान को सही रूप में समझने की दृष्टि से समाज के निश्चित अर्थ को समझना भी आवश्यक है। सामान्य अर्थ में हम देखते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा जो होती है, कि समाज का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। किसी भी हम संगठित समाज हो या असंगठित समाज हो, उसे या समूह हो, उसको समाज कह दिया जाता है। जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज। यह समाज शब्द का साधारण अर्थ है, जिसका प्रयोग विभिन्न लोगों ने अपने ढंग से किया है। किसी ने इसका प्रयोग व्यक्ति के समूह के रूप में किया, तो किसी ने समिति के रूप में, तो किसी ने संस्था के रूप में। यही कारण है कि समाज के संबंध में निश्चितता का अभाव पाया जाता है। यानी कि हम समाज किसे कहेंगे। जैसे राजनीति शास्त्र जो है समाज को व्यक्तियों के समूह में के रूप में देखता है, तो जो मानव शास्त्री है वो आदिम समुदायों को ही समाज मानता है। अर्थशास्त्री किसे कहेगा समाज? जो आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, उस समूह को समाज कहता है। अब हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ है। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग
विशिष्ट अर्थों में किया जाता है। इसमें मैकाइवर और पेज जो हैं वो ये कहते हैं कि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है या समाज सामाजिक संबंधों का एक ताना बाना है। जाल को आप देखते हैं कि उसमें विभिन्न जो उसके सिरे होते हैं एक दूसरे से बंधे रहते हैं, और इसी तरह से मैकाइवर और पेज उसको एक जाल मानते हैं, क्योंकि समाज में एक व्यक्ति के कई संबंध होते हैं और वो अलग अलग लोगों से अलग अलग संबंधों से बंधा होता है। और इसमें आगे वो कहते हैं कि संबंधों की सदैव परिवर्तित होते रहने वाली जटिल व्यवस्था जो है वो समाज है। यानी कि समाज क्या बताया उन्होंने, सामाजिक संबंधों का जाल है, और ये सामाजिक संबंध जो हैं वो बदलते रहते हैं, यानी कि एक से नहीं रहते, इनमें परिवर्तन आता रहता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो ऐसा समाज आज से 50 साल पहले था वैसा आज नहीं है, और जैसा आज है वैसा आने वाले समय में नहीं होगा। तो इस तरह से अलग अलग समय पर हमें अलग अलग तरह का समाज देखने को मिलता है। उसका कारण है कि सामाजिक संबंध जो हैं उसके आधार पर समाज बनता है, और सामाजिक संबंध जो हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। कूले के अनुसार समाज स्वरूपों या प्रतिक्रियाओं की जटिलता है। यानी कि जो समाज है उसके अंदर जो स्वरूप हैं या विभिन्न प्रतिक्रियाएं हैं उसका जो जटिलता है उसे वो समाज कहते हैं। गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं संघ है, संगठन है और औपचारिक संबंधों का योग है। यानी कि एक संगठन है, एक औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या संबंध हैं। यानी कि समाज क्या हुआ, एक संगठन है जिसमें संबंध हैं, उन संबंधों का योग है और उसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसके अलावा र्यूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। यानी कि समाज क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा इसलिए है कि संबंधों से मिलकर के समाज बना है। संबंधों को हम देख नहीं सकते। संबंध क्या है, संबंध को हम केवल महसूस कर सकते हैं, और इनके बीच पाए जाने वाले संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। यानी कि जो संबंध हैं वो संबंध कैसे हैं, जटिल हैं। उन जटिलता का बोध कराती है, उसे हम समाज कहते हैं। यानी कि समाज जो है न दिखाई देने वाले संबंधों का से मिलकर के बनता है, आपस में सहयोग से बनता है, पारस्परिक संबंधों से बनता है, और वो संबंध कैसे जटिल है। जटिल इसलिए है कि एक तो संबंध एक व्यक्ति के एक समय पर अलग अलग तरह के होते हैं। एक ही व्यक्ति पिता भी है, एक ही व्यक्ति भाई भी है, एक ही व्यक्ति पति भी है, एक पुत्र भी है, तो अलग अलग तरह के उसके संबंध हैं। और इस तरह से समाज के अंदर विभिन्न व्यक्ति हैं, करोड़ों व्यक्ति हैं, और इन करोड़ों व्यक्तियों के करोड़ों प्रकार के संबंधों से मिलकर के समाज बनता है। उनके बीच में, और ये संबंध भी एक से नहीं रहते, परिवर्तित होते रहते हैं। समय के साथ साथ इनमें परिवर्तन आता है, इसलिए इसको जटिल व्यवस्था माना गया है। तो इस तरह से समाज सामाजिक संबंधों पर आधारित एक व्यवस्था मानी गई है। अब हम इसमें बात करते हैं समाज की अवधारणा या समाज की विशेषताएं मैकाइवर के अनुसार।
कि मैकआइवर इसके बारे में क्या कहते हैं। मैकआइवर पेज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि समाज क्या है, कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और ये संबंध जो हैं सदैव परिवर्तनशील होते रहते हैं। जटिल व्यवस्था को वो समाज कहते हैं और इसे जाल सामाजिक संबंधों का अवश्य कहा है, लेकिन साथ ही उसके महत्वपूर्ण आधार भी इन्होंने बताए हैं मैकआइवर ने, कि समाज जो है एक व्यवस्था के रूप में किस तरह से कार्य करती है। इसके विभिन्न आधार या जो विभिन्न तत्व हैं, वो सबसे पहला है रीतियाँ। रीति जैसे आम बोलचाल की भाषा में भी हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ प्रचलित है, हमारे यहाँ ऐसे खाना बनता है, हमारे यहाँ इस तरह से रहते हैं। तो वो क्या है, जब हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है या हमारे यहाँ ये चीज़ प्रचलित है, तो हम बात करते हैं रीतियों की। प्रत्येक समाज के अंदर कुछ रीतियाँ होती हैं, प्रथाएं होती हैं जो कि सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखती हैं और रीतियों के अनुसार प्रत्येक समाज का सदस्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी कि ये रीतियाँ जो हैं ये समाज में निर्माण के रूप में कार्य करती हैं और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति इन्हीं रीतियों के द्वारा सामाजिक संबंध स्थापित करता है। माता पिता, भाई बहन आदि के समाजीकरण के द्वारा रीतियों का ज्ञान कराया जाता है कि हमें कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे व्यवहार करना है। ये सब चीज़ें रीतियों के माध्यम से समाजीकरण के द्वारा रीतियों को हम आत्मसात करते हैं और जीवन के विविध पहलुओं से संबंधित अनेक रीतियाँ हमें दिखाई देती हैं, चाहे वो खान पान से संबंधित हो, चाहे वो रहन सहन हो, वेशभूषा हो, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा, सभी से संबंधित ये रीतियाँ प्रचलित होती हैं और ये रीतियाँ व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य करती हैं। अगर कोई व्यक्ति इन रीतियों के विपरीत आचरण करता है तो समाज के लोग उनकी आलोचना करते हैं और कभी कभी क्या होता है, रीतियों का विरुद्ध जाने पर व्यक्ति को दंडित भी किया जाता है। रीतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं और ये समाज की धरोहर होती हैं, समाज का आधार होती हैं। उसके अलावा दूसरा इसका विशेषता या उसका आधार है कार्य प्रणालियाँ। कार्य प्रणालियाँ समाज का प्रमुख आधार माना गया है। मैकआइवर पेज सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को संस्था के नाम से पुकारते हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के द्वारा जो निर्धारित नियम हैं उन विधियों के द्वारा करते हैं, जिन्हें हम संस्थागत साधन कहते हैं। और मैकआइवर पेज ने इन्हीं संस्थागत साधनों को कार्य प्रणाली कहा है या कार्य प्रणाली के नाम से पुकारा है। एक समाज में व्यक्ति की सभी क्रियाएं सामान्यतः इन कार्य प्रणालियों के रूप में होती हैं, वे ही इसे नियंत्रित करती हैं। यानी कि जैसे कार्य संस्थाएं हैं, विवाह से संबंधित संस्था है, परिवार है, अलग अलग चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो कौन हिंदुओं में विवाह से संबंधित चीज़ें अलग दिखाई देती हैं, ईसाइयों में अलग कार्य प्रणालियाँ हैं और वो उसी के अनुरूप कार्य करती हैं। और प्रत्येक समाज की कार्य प्रणाली दूसरे समूह की कार्य प्रणालियों से भिन्न होती हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई विभिन्न धर्मों के लोगों में विवाह से संबंधित, परिवारों से संबंधित अलग अलग कार्य प्रणालियाँ हैं जो एक दूसरे से अलग होती हैं। उसके अलावा तीसरा है सत्ता।
सत्ता जो है वो मानव जो के सदस्य हैं, समाज के सदस्य हैं, उनकी जो कार्य प्रणालियों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उनको दंड देने के लिए सत्ता आवश्यक होती है, जो उनकी क्रियाओं पर नियंत्रित करती है। सत्ता दोनों तरह की होती है, औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है और सभी समाजों में हमें सत्ता देखने को मिलती है। यानी कि जो प्रभुत्व है वो चाहे कबीले के रूप में हो, चाहे आदिम समाज के रूप में हो या आधुनिक समाजों के रूप में हो, हर जगह हमें सत्ता दिखाई देती है। परिवार में ये सत्ता मुखिया के पास में होती है और आदिम समाज या कबीले के अंदर जो है वो उसके मुखिया के पास होती है। और आधुनिक जो प्रजातंत्र व्यवस्था है उसमें जो है जिले में जो है कलेक्टर के पास में, जिलाधिकारी के पास में होती है और देश के स्तर पर राष्ट्रपति, गांव में प्रधान के पास ये सर्वोच्च सत्ता होती है। यानी कि जो उस संगठन का मुखिया होता है वो सत्ता का अधिकारी होता है। सत्ता का मुख्य कार्य होता है व्यवस्था बनाए रखना, चाहे वो जाति के रूप में हो, चाहे मुखिया के रूप में हो। जाति में जैसे पंच होते हैं, गांव का मुखिया होता है या प्रधान होता है, और राज्य में राजा के पास या जो उसका अधिकारी होता है। इस तरह की सत्ता हमें हमेशा देखने को मिलती है और किसी न किसी व्यक्ति में ये अधिकार या सत्ता हमेशा ही मौजूद रहती है। वर्तमान जो समय है उसमें जटिल समाज में अधिकार या सत्ता जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका में भी केंद्रित होती है, जो उस समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। सत्ता के बिना किसी भी व्यवस्था का संचालन करना कठिन होता है। उसके अलावा पारस्परिक सहायता, ये समाज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है, उसका आधार है, क्योंकि हम अपने आप में पूर्ण नहीं होते या सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हम अपने आप से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है और बिना सहयोग के, बिना सहायता के हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। समाज के लिए सहयोगी संबंधों का होना आवश्यक है, यानी कि सहयोग होना आवश्यक है। सहयोग के अभाव में छोटे से छोटा समूह, चाहे वो परिवार हो और या समाज जो बड़ा एक समूह है, उसकी में भी सहयोग की आवश्यकता होती है। और जितना समाज में सहयोग की मात्रा होगी उतना ही उसमें प्रगति होगी, उसमें ही उतना उसका विकास होगा, सुदृढ़ता होगी। और सहयोग के क्षेत्र के बढ़ जाने से समाज का आकार भी विस्तृत हो जाता है या समाज जो है वो सुसंगठित हो जाता है। तो इस तरह से समाज में पारस्परिक सहायता का गुण भी पाया जाता है। उसके अलावा समूह और विभाग जैसा भी पारस्परिक सहायता की बात की हमने, उसी में विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए समूह और उप समूह भी बने होते हैं। कि समाज में प्रत्येक समाज के अंदर अनेक समूह, समितियां, संगठन होते हैं जिनकी सहायता से विभिन्न प्रकार के आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। परिवार है, क्रीड़ा समूह है, पड़ोस, जाति, गांव, कस्बा, नगर, समुदाय, राजनीतिक संगठन, धार्मिक, स्कूल, कॉलेज, ये अनेक समूह और विभाग हैं जिनसे मिलकर के समाज बनता है। और ये किस लिए होते हैं? जिससे लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आयु के आधार पर लिंग, जाति, प्रजाति, वर्ग, इन विभिन्न आधारों पर भी हमें विभिन्न समूह और विभाग देखने को मिलते हैं।
और ये सभी समूह जो हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और ये समूह जितने अधिक संगठित होंगे समाज उतना ही अधिक उन्नत होगा। प्रत्येक वर्ग में जैसे अनेक समूह होते हैं, परिवार से मिलकर संयुक्त परिवार, वंश, गोत्र समूह, जाति, उपजाति, ऐसे बड़े समूह बनते हैं और इन्हीं की अंतःक्रिया से समाज का निर्माण होता है। उसके अलावा नेक्स्ट है मानव व्यवहार पर नियंत्रण। समाज में सामाजिक संबंध है, संबंधों की एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए यह भी आवश्यक होता है कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि बिना नियंत्रण के संचालन संभव नहीं होता। किसी भी समूह का, किसी भी संगठन का, व्यक्ति की भी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। धन, पैसा, सम्मान, शक्ति, ये सभी आवश्यकताएं और इच्छाएं हैं, और यदि व्यक्तियों की इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति उन्हें मनमाने ढंग से पूरा करने का कोशिश करता है और उसे समाज में व्यवस्था नहीं बनी रहेगी, समाज में नियम नहीं बनी रहेगी। अगर नियम नहीं होंगे, नियंत्रण नहीं होगा तो समाज में अव्यवस्था, अनियमितता फैल जाएगी और समाज का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि वास्तविक व्यवहार और अपेक्षित व्यवहार में कम अंतर होने पर ही समाज विघटन से बच सकता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता अपने ढंग से पूरा करना चाहता है या मनमाने तरीके से पूरा करेगा तो सामाजिक व्यवस्था का बना रहना संभव नहीं होगा। इसके लिए समाज में नियंत्रण होता है और नियंत्रण दो तरह के होते हैं, औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण। उसके अलावा सकारात्मक, नकारात्मक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, चेतन, अचेतन, सभी तरह की जो नियंत्रण के साधन हैं वो काम में लाए जाते हैं। उसके लिए कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस, प्रशासन, अनौपचारिक साधनों में जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, नैतिकता आदि होते हैं जो व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं। कुछ चेतन रूप से प्रभाव डालते हैं जो कानून वगैरह है, अचेतन रूप से रीतियाँ, प्रथाएं, ये सब चीज़ें प्रभाव डालती हैं। उसके अलावा स्वतंत्रता, समाज के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वतंत्रता का भी विशेष महत्व है, क्योंकि जहाँ नियंत्रण है आवश्यक है उतनी ही स्वतंत्रता भी आवश्यक है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो मनमाने ढंग से व्यवहार करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपने विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान करने से है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता हो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने की, अपने व्यक्ति के अनुसार व्यक्तित्व का समुचित विकास करने की, जिससे कि वो अपना विकास के साथ साथ समाज की प्रगति में योगदान दे सके। क्योंकि बहुत अधिक नियंत्रण व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, उसके विवेक और चिंतन शक्ति को कुंठित करते हैं। तो स्वतंत्रता व्यक्ति को इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर देती है, लेकिन साथ में ये भी आवश्यक है कि वो दूसरों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर दे और उनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न हो। और जितना नियंत्रण आवश्यक है उतनी समाज में स्वतंत्रता भी आवश्यक है। तो इस प्रकार मैकाइवर जो हैं वो समाज के लिए इन विभिन्न आधारों का उल्लेख करते हैं जो किसी भी समाज के लिए आवश्यक होते हैं। इसी के साथ हमारा मैकाइवर की जो अवधारणा है समाज के बारे में या उसकी विशेषताएं उन्होंने बताई हैं वो पूरी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे
समाज की अन्य विशेषताओं के बारे में। धन्यवाद।